अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। सियासतदान भी क्या चीज़ होते हैं। बादशाहत में तख्तो ताज की ऐसी लत लगती है कि जेल में भी ऐशो इशरत ही चाहिए। ख्वाजा साद रफीक साहब को नैब में भी प्रोटोकॉल चाहिए। वैसे अब ऑपोजिशन को क्या चाहिए? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के लिए हुकूमत ने घुटने तो टेक दिए, लेकिन सवालात भी उड़ गए। तब्दीली सरकार, एक और यू टर्न? अगर हाँ ही करनी थी तो पहले रूठी महबूबा की तरह ना क्यों? या फिर कुछ लो कुछ दो की सियासत जीत गई? या फिर ये एक मुतालबा ये साबित तो नहीं कर रहा कि आगे 5 साल भी इसी तरह चलने वाले हैं? बहरहाल हुकूमत और अपोजिशन की आंख मचोली अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान की अदलिया का किरदार बड़ा वाज़ेह है, जहां इंसाफ और कानून सब के लिए बराबर है। वो चाहे वजीर आजम की हमशीरा हो, चाहे सियासतदान हो, चाहे मुल्क को लूटने वाले करप्ट अनासिर हो, या फिर वालिदैन को लूटने वाले स्कूल्स, कानून सबके लिए बराबर है और उसका सहरा बिलाशुबा सुप्रीम कोर्ट के सर जाता है। और यही वजह पाकिस्तान की तरक्की का जामिन है। प्रोग्राम में आज ये इशूज़ हैं जिन पर बात करूंगी, लेकिन पहले आपको हेडलाइंस की जानिब लिए चलते हैं। पाकिस्तान को खुद मुख्तार मुल्क बनाने का विजन है। हमें दूसरों पर इन्हिसार के बजाय खुद पर इन्हिसार करना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम से खिताब। बोले, पैसा बनाना बुरा नहीं, नाजायज़ तरीके से पैसा बनाना बुरा है। सरमायाकारों को मुजरिमों की तरह पेश करने वाले मुल्क तरक्की नहीं करते। हमने फैसला किया है कि हम फराख दिली का सबूत देना चाहते हैं। एंड इफ यू वांट टू बी चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, फाइन। In the interest of democracy and to keep this house functional, we will not obstruct. ऑपोजिशन लीडर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनना चाहते हैं तो बन जाएं। हुकूमत ने रजामंदी जाहिर कर दी। कौमी असम्बली से खिताब में शाह महमूद कुरैशी बोले, फैसला जमहूरियत की बका और ऐवान को चलाने के लिए किया। हमें लोगों ने मुंतखब करके ऐवान में भेजा है। निज़ाम नहीं चलेगा तो जिम्मेदारी सबकी होगी। ऐसा अमल अपनाना होगा जिससे ये निज़ाम चल सके। ये भी बता दिया, नून लीग अपना ऑडिट खुद नहीं करेगी। जो ऑडिट पैराज जो PMLN के दौर के होंगे, हम एक स्पेशल सब कमेटी तश्कील दे देते हैं और उसकी सरबराही कायदे हिज़्ब खिलाफ नहीं करेंगे। नैब का ये भारी पत्थर, बल्कि उससे कहीं गुना वजनी पत्थर खुद हकूमती बेंचों में बैठे हुए गुजरा के सामने है। यही नहीं, इमरान खान न्याजी के ऊपर इसका साया दिन रात मंडलाता है, हेलीकॉप्टर के हवाले से। हम एक कदम आगे बढ़कर साथ चलने के लिए तैयार हैं। नैब केसेस तो वजीर आजम और वज़रा पर भी हैं। शहबाज शरीफ का शाह महमूद कुरैशी की मंतिक पर जवाब। बोले, वो मंतिक न लाएं जिसका जवाब आप और आपकी पार्टी के लिए मुश्किल हो। अभी तक मेरे खिलाफ नैब रेफरेंस दाखिल नहीं हुआ। नैब करप्शन साबित कर दे, सियासत छोड़ दूंगा। अभी तक मेरे खिलाफ आशियाना में आधे दहली की वो करप्शन नहीं ला सके। आधे पैसे की अगर करप्शन मेरे खिलाफ ले आए तो खुदा की कसम मैं हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा। साद रफीक और सलमान रफीक का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया जाए। लीगी अरकान का कौमी और पंजाब असम्बली से वॉकआउट। रेलवे खसारा केस में साद रफीक सुप्रीम कोर्ट में पेश। नैब के खिलाफ शिकवे। साबिक वजीर रेलवे का कहना था, एहतिसाब के नाम पर इंतकाम लिया जा रहा है। एक दिन इंसाफ जरूर होगा। इंसाफी की जा रही है, एहतिसाब के नाम पे इंतकाम लिया जा रहा है, जबर किया जा रहा है। आखिर नैब हवालात, नैब अहलकारों का रवैया, मुसलसल इल्जामात की सदमे। क्या हकीकत है, क्या फसाना? नैब ने सहाफ़ियों को हवालात का दौरा करवा दिया। इंतजामात पर ब्रीफिंग भी दी गई। हवालात में आमने सामने 14 सेल, किसी में एक तो किसी में 3 मुल्जिमान को नमाज और चहलकदमी के लिए बरामदे में लाया जाता है। ख्वाजा साद रफीक ने सहाफ़ियों को बताया, आप लोगों को दौरा कराना था, इसलिए कल ही वॉशरूम से कैमरे हटाए गए, हीटर लगाए गए। 2 करोड़ 94 लाख जमा कराएं वरना जायदाद जब्त। सुप्रीम कोर्ट ने अलीमा खान को 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। रिमार्क्स ये, अलीमा खान चाहें तो FBR के खिलाफ अपील कर सकती हैं। अदालत का बैरून मुल्क जायदादें खरीदने वाले बाकी पाकिस्तानियों के खिलाफ भी फास्ट ट्रैक कार्रवाई का हुक्म। सिंध में गैस का संगीन बहरान बरकरार। CNG स्टेशन बंद। कराची की सड़कों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब। सिंध को गैस फौरी बहाल की जाए। वजीर आला सिंध का विफाक से मुतालबा। गैस बहरान क्यों पैदा हुआ? वजीर आज़म इमरान खान ने नोटिस ले लिया। सुई नॉर्दर्न और सदर्न के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तहलील।
कहा जिम्मेदारों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। अवाम की तर्जुमानी के लिए हुकूमत में आए हैं, गैस का मसला हर सूरत खत्म करेंगे। बदतरीन गैस लोड शेडिंग सवालिया निशान है। सिंध हुकूमत को एहतजाज पर मजबूर न किया जाए। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब का सख्त अंदाज, बोले वफाकी हुकूमत आइन के मुताबिक बुनियादी सहूलियात फराहम करे, ज़रूरत पड़ी तो सिंध से जाने वाली गैस लाइनें बंद कर सकते हैं। निसार खोड़ों ने भी धमकी दे दी। सुप्रीम कोर्ट का तमाम बड़े निजी स्कूलों को 20% तक फीस कम करने का हुक्म। निजी स्कूल फीसों में 8% से ज़्यादा इजाफा नहीं कर सकेंगे। गर्मियों की छुट्टियों की आधी फीस भी वापस करना होगी। अदालत का हुक्म, FBR बड़े तालीमी इदारों का 7 साला रिकॉर्ड चेक करे। स्कूल बंद करने की कोशिश की तो अदालत कार्रवाई करेगी। सात से आठ में आपको खुशामदीद कहूँगी। प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी आज एक ऐसी खबर से जो मुल्क में एक नए आगाज़ की जानिब किए गए इक़दामात में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में बैरून मुल्क असासों से मुताल्लिक़ केस की समाअत हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान की बहन अलीमा खान सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई, जायदाद की मनी ट्रेल दे दी। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने अलीमा खान से इस्तफसार किया कि मैडम आपने प्रॉपर्टी कब और कितने में ख़रीदी। अलीमा खान ने जवाब दिया कि 2008 में $3,70,000 में ख़रीदी, 50% रकम बैंक से ली और 50% खुद अदा किए। कमिश्नर FBR ने बताया कि अलीमा खान पर 2,94,00,000 रुपए के वाजिबात हैं। अदालत ने हुक्म दे दिया कि अलीमा खान रकम 1 हफ्ते में जमा करवाएं, वरना उनकी जायदाद जब्त कर ली जाएगी। अच्छा पैगाम जा रहा है कि इंसाफ और कानून की नज़र में सब बराबर हैं और इस बारे में अदलिया का किरदार किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जबकि हुकूमत की जानिब से भी अदालती फैसलों का एहतराम किया जा रहा है। इस पर बात करने के लिए अदनान आदिल ज्वाइन कर चुके हैं। अदनान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है अलीमा खान 1 हफ्ते में 2,94,00,000 रुपए के वाजिबात अदा करें, वरना जायदाद जब्त कर ली जाएगी। कैसे देख रहे हैं आप इस केस को? जी देखिए, उन्होंने जो जायदाद खरीदी थी, उन्होंने कहा कि 3,70,000 पाउंड में ख़रीदी थी, तो उस वक्त तकरीबन 3 करोड़ रुपए में ही खरीदी होगी। लेकिन उनसे गलती ये हुई कि उन्होंने अपने टैक्स रिटर्न्स में वो डिक्लेयर नहीं की, उसको छुपाया उन्होंने। तो अगर वो ऐसा ना करती तो उनको ये आज पेनल्टी ना देनी पड़ती। और फिर अगर वो जैसे कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एमनेस्टी स्कीम जारी की थी, वो 3% जुर्माना देकर भी उसको लीगलाइज करा सकती थी, वो भी उन्होंने नहीं कराया। मेरा ख्याल है कि कुछ वो किफ़ायत शारी का मुजाहरा करती रहीं कि शायद ये नज़रों से ओझल रहेगी, लेकिन वो नज़रों से ओझल ना रही। ये दुबई में जो बुर्ज खलीफा है उसके मुतसिल ये फ्लैट है, बहुत महंगी जगह है। तो उस पर उनके जो वकील हैं, दिलचस्प बात यह है कि जो उनके वकील हैं वही हैं जो नवाज शरीफ के भी वकील थे, सलमान अकरम साहब। अकरम राजा। तो उन्होंने ये कहा कि जी अकरम राजा साहब, तो उन्होंने कहा कि ये 1,90,00,000 रुपए 80 लाख रुपए बनते हैं, हम जमा करा देते हैं। लेकिन टैक्स वालों का कहना था कि नहीं, ये 2,95,00,000 के करीब बनते हैं। तो चीफ जस्टिस ने टैक्स वालों की बात मानी और उन पर जुर्माना आयद कर दिया। देखा जाए तो मामला क्लियर हो गया। उन्होंने कहा कि मैंने आधे पैसे बैंक से कर्जा लिया था ये खरीदने के लिए और आधे पैसे मैंने अपने कारोबार से कमाए थे, क्योंकि उनका टेक्सटाइल का बिजनेस है। तो उनकी कंसल्टेंसी फर्म है पूरी दुनिया में। इस हद तक तो बात ठीक है कि उन्होंने मनी ट्रेल दे दी और वहाँ पे बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स भी दी उन्होंने। उनके वकील ने बताया कि पाकिस्तान से जो पैसा गया था दुबई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, तो ये बैंक की डिटेल्स हैं, बैंक सोर्सेज से गया था, कोई गैर कानूनी तरीके से नहीं गया था। यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन इमरान खान साहब पूरी दुनिया को ये कहते रहे कि जो सियासतदान हैं और बड़े बड़े लीडर हैं, जब ये बाहर पैसा रखेंगे तो मुल्क के अंदर पाकिस्तान के कौन का पैसा और सरमायाकारी कौन करेगा। तो वही बात उनकी फैमिली में भी नजर आ गई कि उनकी फैमिली के भी एक मेंबर ने मुल्क से बाहर ही पैसा रखा हुआ था और वहीं पे इन्वेस्टमेंट की थी। तो इस तरह हमारी जो अशराफिया की अखलाकी पोजीशन है वो तकरीबन एक जैसी है, सभी इस हमाम में एक जैसे हैं। ये कुछ इससे एक मनफी तासुर ज़रूर जाता है कि अगर तो और लोग, नवाज शरीफ की फैमिली के लोग या और सियासतदानों ने बाहर पैसा रखा था, तो इमरान खान के ख़ानदान के एक फ़र्द ने भी अपनी जायदाद जो है दुबई में बनाई थी। वो कहती हैं कि पिछले साल ही मैंने ये फ़रोख्त कर दिया है फ्लैट। अलबत्ता उन्होंने ये बात बताई।
और सुप्रीम कोर्ट का बहरहाल ये बहुत ही जबरदस्त इक़दाम है। ये सियासतदानों को लेकर मनफी तासुर, आपकी बात सही भी है, और अगर सुप्रीम कोर्ट के इक़दाम को देखा जाए तो ये बड़ा मज़बूत तासुर है कि चाहे वो वज़ीर आज़म हो, चाहे साबिक़ वज़रा हो, कानून इंसाफ सबके लिए एक बराबर है। लेकिन हलीमा खान का तस्करा पिछले दिनों बहुत ज़्यादा हो रहा था, अदनान आदिल साहब। अब इमरान खान की बहन सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गई, जायदाद की मनी ट्रेल भी दे दी। लगता है आपको मुखालिफिन खामोश हो जाएंगे या फिर कुछ नया इस पर शुरू हो जाएगा? नहीं, मुखालिफिन तो अभी से कहना शुरू हो गए हैं सोशल मीडिया पे कि देखें उनको तो बस जुर्माना कर दिया और छोड़ दिया, तो उनको तो जिस तरह उनको जुर्माना करके छोड़ा और लोगों को भी छोड़ दिया जाए। मसलन ये कि जिनके अरबों रुपए के बैंक अकाउंट्स निकल रहे हैं उनको भी कोई जुर्माना करके छोड़ दिया जाए। उनको नाहल या कुछ को नाहल करार दिया गया है, तो उनको नाहल करार क्यों नहीं दिया गया? हालांकि उनके पास कोई पब्लिक ऑफिस तो कभी नहीं रहा, कभी वो वजीर, चीफ मिनिस्टर, वजीर आजम तो नहीं रही। वो एक टेक्सटाइल का कारोबार करती थी, उन्होंने पैसा कमाया था। लेकिन ये बात है कि शौकत खानम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थी, उन पे इल्ज़ामात तो ये लगाए जा रहे हैं जो कि मेरा ख्याल है बिल्कुल गलत हैं, कि उन्होंने शायद अपनी उस पोजीशन का फ़ायदा उठाया। लेकिन ये कि सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने मुतमईन कर दिया तो बात क्लियर हो गई। लेकिन शायद इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि वो वजीर आजम की बहन है और वजीर आजम का क्या मौक़िफ़ है, जिसकी जानिब आपने निशानदेही भी की, और फिर उनकी जायदाद अगर बाहर मिलती है तो वाक़तन ये एक मनफी तासुर इमरान खान की फैमिली के हवाले से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा मज़बूत तासुर हमें आज देखने को मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान आदिल साहब आपका। PTI का एक और यू टर्न की अब मैं बात करने जा रही हूँ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन जनाब अपोजिशन लीडर को बनाने पर रजामंदी का इजहार अब जाके कर दिया गया है। शहबाज शरीफ के नाम पर भी इत्तेफाक हो गया है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शहबाज शरीफ PTI को कबूल हैं। तब्दीली सरकार के मिजाज में तब्दीली आखिर आ कैसे गई? इस इशू पर वजीर आज़म इमरान खान से लेकर वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी तक जो मौक़िफ़ आया, बड़ा वाज़ेह, बड़ा क्लियर मौक़िफ़ आया। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शहबाज शरीफ किसी सूरत कबूल नहीं। PTI को ये शायद बात याद ना हो, लेकिन हमें याद है। ज़रा सुनिए। PSE के ऊपर इख्तलाफ है, इसके ऊपर बिल्कुल अपोजिशन का हक नहीं बनता। हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनका ऑडिट PMLN करे। शहबाज शरीफ साहब के प्रोजेक्ट्स हैं, शहबाज शरीफ को आप बैठा देंगे ऑडिट करने, तो ये तो आपने बिल्ले को दूध की रखवाली बैठा दी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम होता है पार्लियामेंट की तरफ से एहतसाब करना। वो चेयरमैन बनाना चाहते हैं शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ नैब के जेल के अंदर है, उनके ऊपर 56 कंपनीज के केसेस बने हुए हैं। एक आदमी जेल से आगे पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनेगा, क्या ये पाकिस्तान में दुनिया में मजाक नहीं उड़ेगा? हम कह रहे हैं किसी और को बना दो, क्योंकि एक साफ आदमी एहतसाब कर सकता है ना। अब ये तमाम वो बातें, ये बहुत ज़्यादा माजी की नहीं है, ये माजी करीब की बातें। PTI के तेवर देखकर ऐसा लगता था जनाब कि शहबाज शरीफ के नाम पर हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान इत्तेफाक हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर न जाने ऐसा क्या हुआ कि अचानक तलखियाँ दूर हो गई, तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए और शायद खदशात भी दूर हो गए। ऐवान में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के बयान ने यकीनन सबको हैरान किया है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। हमने फैसला किया है कि हम फराख दिली का सबूत देना चाहते हैं, एंड वी लीव इट टू यू, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, दैट इन योर जजमेंट you decide what is the best way forward. We have suggested to you, please nominate someone of your choice to be chairman of the Public Accounts Committee. But if you disagree, and if you want to be chairman of the Public Accounts Committee, fine. In the interest of democracy and to keep this house functional, we will not obstruct. वज़ीर ख़ारजा का ये मौक़िफ़ आया और इस मौक़िफ़ पर वज़ीर दिफ़ा ने भी खूब दिफ़ा किया। परवेज़ खटक का कहना है कि रिवायत को तस्लीम करते हुए अपोजिशन लीडर को चेयरमैन PSE माना। सहाफ़ी ने सवाल धर दिया कि इस पर तो यू टर्न नहीं ले लिया जाएगा, तो जवाबन मुस्कुरा दिए। कमेटी बनेगी जिसमें उनकी गवर्नमेंट की ऑडिट होगा तो वो करेगी, और जो इस गवर्नमेंट की होगी तो वो फिर। प्रेसिडेंट साहब की क्या वो मजबूरियाँ थी कि आपको अपोजिशन का मुतालबा मानना ही पड़ा? ये मजबूरी नहीं, तो असेंबली को चलाना है, रवायात ऐसे है, रवायात के मुताबिक। तो जनाब हुकूमत के खदशात अपनी जगह, लेकिन अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, नैब को चैलेंज कर रहे हैं। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि आशियाना केस में नैब आधे पैसे की भी करप्शन साबित कर दे तो जनाब हमेशा के लिए सियासत छोड़ देंगे। आशियाना में आधे पैसे की अगर करप्शन मेरे खिलाफ ले आए तो खुदा की कसम मैं हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा इस मुल्क में।
जब मैं वहाँ पर गया तो उन्होंने मुझे साफ पानी के बजाय आशियाना में गिरफ्तार किया। साफ पानी का रेफरेंस जनाब स्पीकर आ चुका तो 20 लोग भी उन्होंने नामजद कर दिए नायब ने। उसमें हर चीज़ का नाम साफ पानी के उनके रेफरेंस में नहीं है। अकल का अंधा वो भी ये देख सकता है जनाब स्पीकर कि किस तरह नायब की ये सिलेक्टिव जो अकाउंटेबिलिटी की जो प्रोसेस है वो किस तरह दिन रात वो जारी और सारी है, सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन के खिलाफ। नायब का ये भारी पत्थर बल्कि उससे कई गुना वज़नी पत्थर खुद हुकूमती बेंचों में बैठे हुए गुजरा के सामने है। शहबाज शरीफ एक तरफ कहते हैं कि नैब का साया हुकूमत पर भी मंडला रहा है और दूसरी तरफ ये इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि नैब और पीटीआई का चोली दामन के साथ है। नैब का एहतसाबी अमल सिर्फ अपोजिशन के लिए है। मज़ाहमत अचानक मफाहमत में कैसे बदल गई? चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इशू पर तब्दीली सरकार का यू टर्न जिसका फ़ायदा बज़ाहिर अपोजिशन को हो रहा है, आखिर क्यों इसकी नौबत आई है? इस पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रमेश कुमार साहब वेलकम इन 7 से 8। इसके साथ साथ चौधरी तनवीर साहब हैं मुस्लिम लीग नून से और साथ साथ आजिज़ धामरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद है। रमेश कुमार साहब, क्योंकि ये तहलका जवान में पीटीआई की जानिब से ही मचाया गया रजामंदी का इजहार करके, तो सर आपसे ही बात का आगाज़ करती हूँ। सर, शहबाज शरीफ के नाम पर इत्तेफाक हो कैसे गया? पीटीआई के खदशात दूर हो गए क्या? देखिए, मैं समझता हूँ सियासत के अंदर मफाहमत हमेशा बेहतर होती है और सियासत के अंदर कंप्रोमाइज अगर पाकिस्तानी मफाद में अगर होता है, पार्लियामेंट की स्मूथ रनिंग के लिए होता है, अवामी मफाद में होता है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और आप पीटीआई की जो वैसे प्रैक्टिस रही है, अब बिल्कुल है कि जिद की बात होती है, मगर जिद जो है अगर वो जिद नरमाई में अगर आता है तो ये अच्छी बात है, उसको आपको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज ये कि हम पहले भी ये अपोजिशन को दे चुके थे कि आप बिल्कुल अपना लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं और किसी को नॉमिनेट करें। एक हमने मोरल ग्राउंड के ऊपर ये बात की थी, मगर अगर मोरल ग्राउंड के ऊपर पीएमएलएन उसके चीज के ऊपर बज़द थी तो एक सामने जिद के सामने जिद नहीं किया हमने, तो ये एक पॉजिटिव बात की है, तो उसको वेलकम नहीं। रमेश कुमार साहब, ऐसी बात नहीं है कि जिद के आगे जिद नहीं की, वो दूध की रखवाली बिल्ला करे और इस तरह के बयानात भी बड़े आते रहे, फिर अचानक से वही तो वो खदशात और वो तहफ़्फ़ुज़ात जो इतना कुछ हो रहा था कि हरगिज़ नाम कबूल नहीं होगा, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? यही मैं आपसे वजह जानना चाह रही हूँ। चौधरी तनवीर साहब, आपकी जानिब आऊंगी। सर, मैं आपको बताऊं, जब हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई थी तो हमारे कुछ मेंबरान ने ये बिल्कुल कहा था नहीं होना चाहिए। मैं वाहिद अकेला उस टाइम उठ के खड़ा हुआ, मैंने कहा ये एक इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है जिसको देख के ये मैं कहा कि जमहूरियत का एग्रीमेंट हुआ था और हमें इसको जो खत्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर हमारी कुछ ऑब्जर्वेशन इसके ऊपर है तो वो भली रखें। ये मैंने पीएमएलएन के लिए मैं नहीं कहा था कि अगर होती है तो कोई मसला नहीं है, आप उनको ये दें, और शामन कुरैशी ने इस चीज को सपोर्ट भी किया था जी। तो एक बात उस टाइम ये मतलब तय हो गई। लेकिन सर इस सपोर्ट को सर 1.5 से 2 महीने लग गए, क्योंकि ये बड़ा वाज़ेह और बड़ा क्लियर मौक़िफ़ पीटीआई की जानिब से आ रहा था कि शहबाज शरीफ नहीं, हाँ किसी और का नाम अपोजिशन जिसको शहबाज शरीफ के अलावा चूज करना चाहे कर सकती है। चौधरी तनवीर साहब, मुझे बताइएगा, आप हुकूमत पर यू टर्न का इल्ज़ाम लगाते रहे, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से मुतालिक यू टर्न पर आप क्या कहेंगे? ये तो अपोजिशन के हक में ही लिया गया है। पहली जी अस्सलाम वालेकुम सबको, और पहले तो मेरा नाम जो है वो जी बात ये है जी कि ये सबसे अच्छी बात ये हुई है कम से कम जब से ये मौजूदा हुकूमत आई है कि जिसने अपोजिशन के असूली मौक़िफ़ की हमायत की है, उसको माना है। बात ये है कि इसमें किसी का यू टर्न नहीं है। वो जो जिद कर रहे थे मैं ना मानूं की, और जो चौधरी फवाद जैसे लोग जो थे वो बदतमीजी से जो बातें कर रहे थे, ये उनको शिकस्त हुई है। जो पीटीआई का अच्छा तबका है, मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, जो ये समझते हैं कि ये जो जिद है ये नामुनासिब है, उनकी फतह हुई है। और इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा क्रेडिट जो है वो मुत्तहिदा अपोजिशन को जाता है। साहब माफ कीजिएगा, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन इस तरह के जो पुराने फैसले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे ज्यादा नून लीग की जानिब से शोर मचाया जा रहा होता है यू टर्न के हवाले से। अगर एक फैसला आपके हक में आ रहा है तो आप कह रहे हैं कि यू टर्न नहीं है, ये उनकी जिद थी। मैं ये समझता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा पॉजिटिव रहना चाह रहा हूँ।
मैं उस तरफ नहीं जाता कि मैं उनको ताने दूं कि आप लोगों ने यू टर्न लिया। यू टर्न तो वो यू टर्न मास्टर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस मौके के ऊपर उन्होंने एक असूली मौक़िफ़ को तस्लीम किया है। तो ये तस्लीम कर लेना होता है, जिद छोड़ दी उन्होंने, तो उसमें मेरे ख्याल में हमें उनको शाबाश देनी चाहिए कि चले ठीक है, कोई 110 दिनों के में कोई तो एक ऐसा काम किया जिसमें कम से कम उनसे कहें कि चले आपका सर अगर आप पॉजिटिव रखना चाहते हैं तो वो भी ज्यादा अच्छा हो जाता है कि बहुत सारे यू टर्न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, हुकूमत ने अवामी मफाद में लिए, जो अपनी बातें की और उसके बाद यू टर्न लिया, लेकिन उसके ऊपर आप लोग बड़ा शोर मचाते रहे। आजिज धामरा साहब आपको शामिल गुफ्तगू करूंगी। सर प्लीज मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं आजिज धामरा साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना चाह रही हूँ। सर प्लीज इजाजत दें। सर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए आखिरकार अपोजिशन का हक हुकूमत ने तस्लीम कर लिया। कहा जा रहा है जमहूरियत की खातिर ये इकदाम उठाया है, क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं आजिज धामरा साहब? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहली बात तो मैं इसको मुकम्मल तौर पर यू टर्न तस्वर करता हूँ, और मेरे ख्याल में हुकूमत जो तूफान बदतमीजी की चादर पहन के आगे बढ़ती जा रही थी, उसको यू टर्न लेके फिर उसी पॉइंट पे आ गई जहां पर अपोजिशन जो खड़ी थी, और उन्होंने कहा कि नहीं जनाब आपको यहां पर स्टॉप करना चाहिए और आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा, और उन्होंने कहा नहीं लेना पड़ेगा। देखें ये मामला सिर्फ फवाद चौधरी का नहीं था कि उसने जो बिल्ला दूध की रखवाली के ताने बाने लगाए, फ्लोर ऑफ द हाउस 110 दिन तक जो बदतमीजी की गई अपने रिमार्क्स की सूरत में हुकूमती वज़रा की जानिब से, और खुद प्राइम मिनिस्टर साहब कहते रहे कि क्या वो एक नेब के कैदी को ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन दे दें। तो सवाल तो बिल्कुल बनता है कि जिसको मुफाहिमत समझ रहे हैं पीटीआई के मेरे भाई हैं डॉक्टर साहब, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, और जो चीज सही होती है उसको, तो लिहाजा ये पॉलिटिक्स में यही होता है कि मौक़िफ़ को तस्लीम करना, माना कि आपकी शिकस्त हुई है नंबर 1, और दूसरी बात कि आप जो बदतमीजी से पेश आ रहे थे इस मामले पे पीएससी पे, उस पे तो माजरत करनी चाहिए मेरे ख्याल में। वो हल्के जो ऐवान को जो है वो अखाड़ा बनाए हुए हैं, मैं उसके नहीं कह रहा हूं, मैं डॉक्टर साहब से कहूंगा कि आप अपनी पार्टी के जान से ये बड़ापन होगा कि मादरत करें उन अल्फाज पे जो दिल आजारी करते रहे मुसलसल किसी शख्सियत की जो अपोजिशन लीडर है, जिसको चोर कहा गया, डाकू कहा गया इस कमेटी के हवाले से। बाकी जो इल्जामात दूसरे हवाले से हैं वो अलग है, मगर क्योंकि आपका सवाल सिर्फ इस मौजू के पैरामीटर में है, इसलिए मैं कहता हूं कि उनको माजरत करनी पड़ेगी। चलिए मैं रमेश कुमार साहब से पूछ लेती हूँ। रमेश कुमार साहब, धामरा साहब जो बात कर रहे हैं, जो पब्लिक एक्ट के चेयरमैन को लेकर जिस तरह की बातें होती रही हैं फ्लोर पर, क्या उस पर माजरत करेगी पीटीआई, या फिर ये यू टर्न के बाद बस काफी ये काम बन जाएगा आगे? देखिए मैं तो ये कहूँगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस किस्म की एग्रेसिव बात करते हैं, और जो अब जो लोगों को सोचना चाहिए, लीडरान को सोचना चाहिए कि अब वो वक्त, प्राइम मिनिस्टर ने भी ये रिमार्क्स दिए थे ना, मैं वो बात कर रहा हूँ, अब वो वक्त खत्म हो चुका है। मैं हमेशा बात करता हूँ कि सियासत एक इबादत है, सियासत एक खिदमत है, और मैं समझता हूँ सबसे बड़ी इंसानियत और मज़हब हमारा किसी रमेश कुमार साहब ये इबादत हुई कैसे सर? ये कुछ लोगों का मामला तो नहीं हुआ, किस तरह से हुआ है, ये कैसे तय पाया है 1.5 महीने के बाद, इतने शोर शराबे के बाद? सर मैंने बहुत मरतबा कहा है कि कोई मजहब इंसानियत किसी मुल्जिम को मुजरिम कहने का हक नहीं देती है, और मैं समझता हूँ ये भी कि आप किसी को जुर्म करते हुए नहीं देखें और आप उसको चोर कह दें, ये भी गलत है। ये जो है ना, ये चीज़ों उनको मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, और मैंने हमेशा हमारी जूनियर लीडरशिप है और अपना जूनियर जो लोग हैं हमारे, उनको मैं समझाता रहता हूँ कि भाई हमारी पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस, हमारी नॉलेज, हमारी मजहबी तालीम और सारे जो हिस्ट्री है, उन हिस्ट्री से भी लोग सीखते हैं। बाद में जब ये चीज़ें वापस आपको ही आके लगती है तो फिर ये उनको आपको डिफेंड करना प्रॉब्लम होता है। इस वजह से आदमी को इतना बैलेंस होके चलना चाहिए कि उस बैलेंस में आपको रोजाना की जो प्रैक्टिस होती है वो मफाहमत नहीं, वो फिर डेली प्रैक्टिस में आ जाती है कि आपके फैसले मुल्की मफाद में, आपके फैसले अवामी मफाद में, आपके फैसले स्मूथ रनिंग में। सर बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है आपकी। मुझे लगता है कि आपको अपनी जमात के ऊपर भी ये तमाम बातें बतानी चाहिए, करनी चाहिए, बार बार बैठ के। नूरुल हसन साहब, तब भी ये बातें करता था, आज पीटीआई में हूँ तब भी ये बातें करता हूँ।
मेरा हमेशा असूल रहा है कि मैं अपने जिस भी जगह पे रहता हूँ अपने ज़मीर से चलता हूँ, कभी भी दूसरे की जबान जो है वो अपने मुंह में नहीं डालता। मैंने कभी भी किसी को गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। तो सर, जो पार्टी के लोगों ने किया, जैसा कि धामरा साहब बात कर रहे हैं, जो फ्लोर पर होता रहा है, पार्लियामेंट में होता रहा है, क्या पीटीआई या फिर आप सबके बिहाफ पर इस पर एक्सक्यूज करेंगे? मैं समझता हूँ आपको नहीं ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और ऐसी बात करने से आदमी का वजन जो है वो गिरता है, बढ़ता नहीं है। और ये जो लोग जो कहते हैं ना कि भाई ये सस्ती शोहरत जो है, जैसे कल फवाद चौधरी ने कहा, ये सस्ती शोहरत के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना कि वो सारा दिन चलता रहे, तो वो शोहरत होती है मगर वो बदनामी की शोहरत होती है, वो कोई नेकी की शोहरत नहीं होती है। अच्छा, नूर हसन साहब, राजा जफरुल हक कह रहे हैं शहबाज शरीफ नून लीग से मुतालिक पीएसी इजलास की सदारत नहीं करेंगे। सर, आपसे भी यही सवाल करूंगी, ये मामला कुछ लो और कुछ दो पर तय पाए क्या? नहीं, वो बात ये है कि एक बहुत क्लियर बात है कि इन लोगों ने ये कहा कि जो साबका हुकूमत है, अगर उनके बारे में कोई केस आता है, अगर कोई इंक्वायरी आती है जो साबका हुकूमत के बारे में हो, तो उसके लिए वो एक सब कमेटी बना देंगे। और वो सब कमेटी जो है वो बेशक जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत के बारे में अगर कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं तो वो कर लें। बात यह है कि मियां शहबाज शरीफ की जो खिदमत है आपके सामने है, और यहाँ पे आप मुझे इजाज़त दें ये कहने की कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मेरे नज़र में दो ऐसे दुर्रे नायाब हैं जो पाकिस्तान की खिदमत जो है पिछले कई सालों से कर रहे हैं। आप ये देखें कि इनके अदवार में इनके प्रोजेक्ट्स की तादाद ले लें, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के जो प्रोजेक्ट्स इन्होंने दिए हैं, अगर आप पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स में से उसको मिनहा कर दें तो आपके पाकिस्तान में लोड शेडिंग रह जाएगी, आपके पाकिस्तान में टूटी हुई सड़कें रह जाएंगी, आपके पाकिस्तान में जो है वो एटमी धमाके जो किए थे वो नहीं होंगे। आप ये देखें जो कौमी हीरोज होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं कि जिनमें करप्शन में नाम आ रहा है, जिनकी वजह से शहबाज शरीफ साहब भी इस वक्त जेल में, जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब भी मामला का सामना कर रहे हैं, तो फिर ये करप्शन भी शायद अलग हो जाएगी। आजिज धामरा साहब, जवाब दीजिएगा। सर, बिलावल भुट्टो ने चेयरमैनशिप से माजरत कर ली थी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, सर इसकी वजह क्या थी, अगर की थी तो? देखिए, ये हुकूमत का मौक़िफ़ था कि वो किसी भी दूसरी पार्टी जो अपोजिशन में है उनको दे दें, और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी ऑफर थी कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप ले ले। मगर आपको मालूम है कि पीटीआई के अंदर डिविजन्स बहुत हैं, उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो तूफान बदतमीजी के बड़े मास्टरमाइंड है, और दूसरी जानब आपको डॉक्टर साहब जैसे लोग भी मिलेंगे जो अभी वो जिस अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो इसी तरह वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप पीपल्स पार्टी को ऑफर करते और बाद में फिर पगड़ियां उछाल देने वाली जो एक रिवायत है इनकी वो चल जाती। इसलिए एक ज्वाइंट अपोजिशन का ये मौक़िफ़ था कि पीएसी जो है वो नेशनल असेंबली में कम से कम ये रिवायत थी, उसको आप फॉलो करें, जो आज उन्होंने फॉलो किया। और यही खुद अपोजिशन ने कहा था कि वो प्रोजेक्ट जो साबका हुकूमत से ताल्लुक रखते हैं उसमें सब कमेटी का चेयरमैन जो है वो चेयर कर दे। तो बिला आखिर जिसके लिए आप चोर, डाकू और पता नहीं क्या क्या अल्फाज, और अभी जो बात चल रही थी, मैं फवाद चौधरी के लेवल जैसे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कुछ अच्छे अल्फाज इस कमेटी की चेयरमैनशिप के हवाले से अच्छे नहीं कहे थे। आज अगर उनकी अंडर द लीडरशिप गवर्नमेंट इस तरह का, देखिए मामला ये था कि तमाम जो कमेटियां थी स्टैंडिंग कमेटी की, जो पार्लियामेंट का अहम जुज होती है, जो स्पीकर के इलेक्शन के 30 दिन के अंदर अंदर होना एक आईनी रिक्वायरमेंट होती है, वो ना होना बहुत बड़ी बदनामी का सबब बन रहा था पीटीआई के लिए। ये ऐसे नहीं किया इन्होंने फैसला कि फराज दिली का मुजाहरा किया इन्होंने, मगर वो पब्लिक वो जो अकाउंट जो कमेटियां थी स्टैंडिंग कमेटियां वो ना बनती तो पार्लियामेंट अधूरी थी, और 3 माह से ज्यादा अरसा पार्लियामेंट को कमेटियों से महरूम रखना ये अजीब एक मंतक था इस मौजूदा हुकूमत का। इसलिए कहीं ना कहीं इस ऊंट को किस करवट बैठना था,
और जो अब ये ऊंट इस घर पर बैठ गया है, चेयरमैन का तो हो गया सर, अब मेंबर्स की बारी आएगी। क्या इसमें भी फिर इसी तरह से डेडलॉक होगा या फिर अब मामला अफाम तफहीम से सेट हो जाएंगे? और एक और बात ये कि एक मुतालबे पर तो जिस तरह से सामने मफाहमत आ गई है, बकौल आपकी मफाहमत, बकौल नून लीग मफाहमत, बकौल पीपल्स पार्टी यू टर्न, क्या फिर आगे भी अगले 5 साल भी ऐसे ही देखेंगे रमेश कुमार साहब? मेंबरों की लिस्टें पहले ही फाइनल हो चुकी थी। पहले देखिए पहली बात तो इसमें डेडलॉक नहीं होगा, मेंबर जो है वो इसके मेंबर होंगे, वो पहले ही फाइनल हो चुका था। जी जी जी, ये डबल आवाज आ रहा है। अच्छा, तो वो नंबर मेंबरों का पहले ही फाइनल हो चुका था, सिर्फ पब्लिक अकाउंट कमेटी की वजह से ये चीजें रुकी हुई थी। अब वो भी मसला हल हो चुका है, तो इस वजह से अब किसी किस्म की डिले नहीं होगी। मगर मैं ये चाहता हूँ कि असेंबली आज इश्यूज जो है, असेंबली के अलावा भी इश्यूज बहुत हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के। आज अगर आपने देखा कि सीपीसी में जो हमारा पहले वॉच लिस्ट में जो नाम था, वो कंट्री पर्टिकुलर कंसर्न जो है वो अमेरिका ने जो हमारा नाम डाला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से क्वेश्चन आ रहे हैं। हमें इन इश्यूज के ऊपर सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, PMLN की काफी मेजॉरिटी है पंजाब के अंदर, और MMA का अपना एक रोल है, बलूचिस्तान में हमारे इत्तेहादी हैं। अगर ये चीजें हमारी नहीं होंगी तो हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा मसले, कुछ हमें सीरियसनेस गवर्नमेंट और अपोजिशन की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को अपने तहफुजात को बुला के और पॉजिटिवनेस दिखानी पड़ेगी। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं दिखाई किसी भी, चाहे गवर्नमेंट ने चाहे अपोजिशन है, सफर मुल्क करेगा। और इसके लिए मेरी इल्तिजा है, क्योंकि मेरा इखलाक इतना है कि मेरे हर बंदे के साथ अच्छा मिलना जुलना है, हर लीडर के साथ। ठीक है रमेश कुमार साहब, यही सवाल मैं आगे ले जाती हूँ नूरुल हसन साहब के पास। नूरुल हसन साहब, जिस तरह से आपने इस मुतालबे को या जिस तरह से अब इस पर आगे बढ़ी है बात, मफाहमत कह दिया है, क्या आगे भी, क्योंकि PTI के आप लोग ही कहते रहे कि PTI का यू टर्न इनकी एक रिवायत बन चुकी है, तो आगे भी अगर इस तरह के यू टर्न होते हैं तो फिर यही इसी तरह के पॉजिटिव रिमार्क्स ही नून लीग की तरफ से आएंगे या फिर वही पुरानी वाली बातें? बात यह है कि यहाँ पे मुझे आज मौका मिला है और मैं आपको एक बात कहता हूँ कि इमरान खान जो है वो वज़ीर आज़म तो बन गए जैसे तैसे, लेकिन आज तक वो अपनी जो गेम है, जो खेल है, उसको और सियासत को और वजारत उज़्मा को अभी तक वो समझ नहीं सके। सूरत हाल ये है कि वो ये समझते हैं कि जैसे गेम में आप स्ट्रेटजी चेंज करते हैं, ऐसे ही सियासत में स्ट्रेटजी चेंज कर सकते हैं। उनको ये चाहिए कि वो ज़हन से निकाल दें, अब वो खिलाड़ी नहीं हैं, अब वो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। वो हमारे हिसाब से तो वो खिलाई वज़ीर आज़म हम उन्हें कहते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म हैं जैसे तैसे भी वो हैं। अब वो जो है, जो उन्होंने मंशूर पेश किया था, उस मंशूर के मुताबिक अपनी जो हुकूमत है उसको चलाएं, अवाम को सहूलतें दें, अवाम के मसाइल को हल करें। वो जो है वो लोगों के घरों को गिराना बंद करें। नून लीग ने भी अपनी स्ट्रैटेजी बदली है। बहरहाल धामरा साहब लास्ट कमेंट कीजिएगा सर। स्ट्रैटेजी बदलना और चीज होती है, यू टर्न लेना और होती है। वो जो है इनको देखिए अभी जो वो ये समझते हैं कि जी धामरा साहब, गेम नहीं है भाई। नूरुल हसन साहब इजाजत दीजिएगा, धामरा साहब से बात करनी है। धामरा साहब कहिए। देखें जहां तक आपने देखें कि मुझे देखें जी, अभी आपने जो अपोजिशन के हवाले से बात की और खुद डॉक्टर साहब ने भी अपोजिशन के ताउन की बात की, तो अपोजिशन तो पहले ही ऑन फ्लोर कह चुकी है कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, मुल्की मुफाद और रियासत के मुफाद के लिए। तो अपोजिशन अपना ताउन जो है फ्लोर दे चुकी है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की स्पीच या खुद प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की स्पीच जो है ऑन फ्लोर है। और अभी जो डॉक्टर साहब ने बातें की कि बैरूनी पॉलिसी के हवाले से, खारजा पॉलिसी के हवाले से बहुत सारे इश्यूज हैं। हम यही तो कहते आए हैं कि इनको अल्लाह करे समझ आ जाए। और मैं तो कह रहा हूं कि अभी जैसे फवाद चौधरी जैसे लोग जो अभी बड़ा एंजॉय किया 3 महीनों ने, प्रॉब्लम उन्होंने क्रिएट किए। अब शेख रशीद साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि मुझे इंफॉर्मेशन का मिनिस्टर बनाए, तो सिंधी में कहते हैं जेड़ी धूड़ तेड़ी छाई। फवाद और शेख रशीद को छोड़े, डॉक्टर साहब जैसे लोगों को इमरान खान सामने ले आए, जो आज उन्होंने बातें की हैं। अल्लाह करे ये अप्रोच PTI को समझ में आ जाए, अपने ही मेंबरान की।
हम बात करते हैं तो वो नाराज हो जाते हैं कि अपोजिशन कौन होती है हमें दरस देने वाली। तो यही बातें वो समझें कि मुल्क के हालात इतने अच्छे नहीं जितने आपके स्लोगन थे या आपके भंगड़े थे या आपकी जो तनकीद होती है। मुल्क के हालात कुछ और मांग रहे हैं, अपोजिशन का ताउन मांग रहे हैं। तो वो ताउन जो रियासत की भलाई के लिए होगा वो अपोजिशन और मेरी लीडरशिप कम से कम पहले ही ऑफर कर चुकी है। वो ऑफर कर चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। धामरा साहब मौजूद थे, चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब मुस्लिम लीग नून से, और साथ साथ रमेश कुमार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से साथ मौजूद थे। ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आऊंगी तो स्कूलों के हवाले से बात करूंगी। फीसें सब वापस करनी ही पड़ेंगी। वेलकम बैक वंस अगेन जी। नैब के किरदार पर, उसके तरीक़ाकार पर मुस्तकिल सवाल उठ रहे हैं। इंतकामी कार्रवाइयों और लोगों से नारवा सलूक के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, लेकिन नैब ने इल्ज़ामात का जवाब देने की ठानी है। नैब जेल पर मुसलसल इल्ज़ामात के बाद एहतसाब ब्यूरो की जानिब से सहाफ़ियों का हवालात का दौरा करवाया गया और इंतज़ामात पर ब्रीफिंग दी गई। समा के नुमाइंदे नईम अशरफ भट्ट ने भी नैब जेल का दौरा किया है, जहां डीजी नैब ने उनसे मुकालमा भी किया। साथ ही मौजूद है नईम अशरफ भट्ट, उनकी जानिब चलते हैं, उनसे बात करते हैं। नईम, पिछले दिनों मुजाहिद कामरान साहब का आपने जो इंटरव्यू किया था उसमें बड़ी उन्होंने तफसील से चीज़ें बताई थी। आज आप खुद देख कर आए, नैब हवालात पर मुसलसल इल्ज़ामात लगे, नैब दिफाई पोजीशन में आ गया। क्या इल्ज़ामात के जवाब में नैब की वजाहत काफ़ी है जो आप देख कर आए? जी बिल्कुल, दफाई पोजीशन में आए हैं। और किरण, ये पहली दफ़ा हुआ है पिछले 10-11 साल से तो मैं भी नैब को देख रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ। कभी ऐसा करीब भी नहीं कोई सहाफ़ी जा सकता। उस सेल क्या, वो उस बिल्डिंग के उसको बिल्कुल अलहदा रखा गया है। पहली दफ़ा हम वहाँ पर गए और मुझे यकीन है कि ये पहले नहीं हुआ होगा। खैर, वो इसका आगाज़ ऐसे हुआ कि पहले जब कुछ देर पहले हम बाहर जो लॉन था, डीजी नैब ने वहाँ पर ब्रीफिंग दी जर्नलिस्टों को, और वो जो टिपिकल इल्ज़ामात थे उसकी वो बात ऑफ द रिकॉर्ड उनका कहना था वैसे, क्योंकि अब उनको इंटरव्यू देने पे पाबंदी चेयरमैन नैब ने लगा रखी है। लेकिन उन्होंने यही उसका लुबे लुबाब उनकी सारी बातों का था कि हम जो कर रहे हैं अब वो ठीक है, वो गलत नहीं है, और करप्शन को रोकने के लिए हम दुरुस्त इक़दामात कर रहे हैं। बहरहाल ये तो बाद में पता चलेगा, जो कि हमने कल भी इसका पोस्टमार्टम भी करते रहे इसी प्रोग्राम में कि अब तक नैब ने क्या किया और कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है, वो सबको पता है। अच्छा, उसके बाद फिर कोई गालिबन 2:45 के करीब आज दोपहर हम वहाँ एंटर जब हुए उस बिल्डिंग में पहली दफ़ा, जहाँ पर ये 14 कमरे हैं, 14 सेल हैं, जहाँ पर जो कैदी हैं हवालात में उनको रखा जाता है नैब के जो जिस्मानी रिमांड पे होते हैं जी। सबसे पहले जो हम एंटर हुए तो 2-4 लोग थे पहले कमरों में, उनको हम कोई भी नहीं जानता था, वो अननोन थे। पहला जो नोन बंदा था जिनको जानते वो ख्वाजा सलमान रफ़ीक, गालिबन तीसरा उनका कमरा था, उनसे बातचीत हुई, मुसाफा हुआ। और उसके बाद हम आगे गए तो जो असल जो बात है और जो कमरा अहम था जिसकी हमें तलाश भी थी, वो थे ख्वाजा साद रफ़ीक। बिल्कुल आखिरी जो सेल है वो उनका था और उसके साथ ही वाशरूम थे। जब उनसे बात हुई, मिले, तो वो पहले तो हैरान हुए, उनको ज़ाहिर है वो इल्म नहीं था, और वो कुछ देर पहले ही इस्लामाबाद से सुप्रीम कोर्ट की पेशी भुगत कर वो कुछ देर पहले पहुँचे थे। तो उनसे मेरी जब बात हुई तो मैंने उन्हें बताया कि ये इस तरह मीडिया के कुछ लोगों को आज ये विज़िट करवाया गया है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप विज़िट कर लें, मैंने आज आपको बहुत कुछ बताना है, जो ये आपको दिखा रहे हैं वो ऐसे नहीं है। हाँ। अच्छा, जब उन्होंने ये कहा तो थोड़ा सा, हम तो उन्हें बड़ी अच्छी तरह जानते थे, एक तवील कह ले कि बीइंग मुस्लिम लीग नून को कवर किया, वैसे पॉलिटिकल बीट के तौर पे मैं उनसे ताल्लुक़ रहा, इंटरव्यूज़ किए, तो मैं तो उनको जानता था। मुझे किरण यकीन था कि जब उनके पास पहुँचेंगे तो वो ज़रूर बोलेंगे, क्योंकि एक मजाज है उनका। और ख्वाजा सलमान रफ़ीक बिल्कुल उलट हैं, उन्होंने नहीं वो बोले, उन्होंने बोलना शुरू किया तो नैब अफसरान थोड़े से परेशान हुए और उन्होंने फिर उन्हें रोकना चाहा, तो साद रफ़ीक और ज़्यादा गुस्से में आए और सीधा कहा कि आप मुझे ऐसे रोक नहीं सकते। हाँ। टिपिकल जो उनका स्टाइल है ख्वाजा साद रफ़ीक का, बिल्कुल सीधे हो जाते हैं ऐसे। तो वो हुए और वो फिर बोलना शुरू उन्होंने किया। फिर उन्होंने इशारा किया वाशरूम की तरफ जो बिल्कुल उनके कमरे के साथ थे। उन्होंने कहा ये ऊपर देखें, ये कैमरे लगे हुए थे,
ये कल कैमरा यहाँ से हटाया गया और अब मुझे पता चला है कि क्यों हटाया गया, क्योंकि वो आपको आज विजिट करवाना था। अच्छा मुझे बताएं, जब इतनी बातें आपकी ख्वाजा साद रफीक साहब से हुई, आपने खुद जाके देखा, साद रफीक साहब शिकवा कर रहे हैं, आपको दिखा भी रहे हैं कि वॉशरूम में कहाँ पर कैमरे थे, क्यों हटाए गए, हंगामी बुनियादों पर किए गए, आपने खुद जाके देखा, आपको क्या लगा? नहीं किरण, जो आज हमने जो माहौल देखा है वो तो साजगार था, वो इतना बुरा माहौल नहीं था, वो बहुत बेहतर था हम ये कहेंगे। लेकिन जाहिर है वो ख्वाजा साद रफीक ना भी बोलते तो ये तो कॉमन सेंस है, हर एक के ज़हन में आएगा कि क्योंकि आज विजिट था तो शायद थोड़ी सी बेहतरी हुई हो। लेकिन एक अहम बात यह है कि जब ख्वाजा साद रफीक ने ये बातें की, उलट किया और कहा मैं और भी बड़ा कुछ बताना चाहता हूँ, फिर खैर वो नायब अफसरान हमें वापस लेके जा रहे थे तो तकरीबन शुरू में एक चौथा कमरा जहाँ पे शहबाज शरीफ पहले थे, वहाँ पर साबिक CTO पुलिस ऑफिसर SSP हैं अभी भी, वो उनको कुछ ही रोज़ पहले करप्शन इल्ज़ाम में पकड़ा है, राय इजाज़। उनसे जब मिले तो उन्होंने तारीफ़ें शुरू कर दी नैब की, यानी उनके बकौल जो वो हम देख रहे थे वो कह रहे थे ऐसे ही है, बेहतर माहौल है। और वो ये भी कह रहे थे कि मैं तो खुद हम बीइंग अ पुलिस ऑफिसर हमने बड़े अकूबत खाने और ये सारी चीज़ें खुद देखी, लोगों को लेके आए। इस हिसाब से उनका ये था कि कंपैरेटिवली नैब की जो कस्टडी है वो बेहतर है। अब जेलों के बारे में नहीं, आपको इसलिए ज़्यादा अच्छे तरीके से मालूम है, जो लोगों ने आपको बताया, जिनके आप लोगों ने इंटरव्यूज़ किए, आज साद रफीक साहब से बात करके आए, इससे पहले मुजाहिद कामरान भी बहुत कुछ बता चुके हैं, लेकिन जो आपने दौरा किया वो सूरत हाल ज़रा आपको मुख्तलिफ दिखाई दी है। लेकिन कहा जा सकता है कि आया ये सहाफ़ियों को दौरा करवाने के लिए तब्दीली की गई है या फिर ये वाकई ऐसा ही होता है? बहुत बहुत शुक्रिया नईम, आप साथ मौजूद थे। अगले इशू की सर्द मौसम, सियासी गर्मा गर्मी जारी है, लेकिन अदलिया अवाम के मसाइल से बिल्कुल गाफिल नहीं है। जहाँ एक तरफ तजावुज़ात के मलबे और तरक्याती कामों की वजह से बंद रास्ते शहरियों को परेशान कर रहे हैं, वहीं अवाम का एक और देरीना मसला हल होने की खबर आ गई है और इस बार भी फैसला अदालत की जानिब से ही आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कराची स्कूल जाने वाले बच्चों के वालिदैन को फीसों के इजाफी बोझ से निजात दिला दी है। अदालत ने फैसला दिया है कि बड़े निजी स्कूलों को 20% तक फीस में कमी करना होगी। अब कोई भी प्राइवेट स्कूल फीसों में 8% से ज़्यादा इजाफा नहीं कर सकेगा। यही नहीं बल्कि निजी स्कूलों को गर्मियों की छुट्टियों की आधी फीस भी वापस करना होगी। बहरहाल अच्छा और अवाम दोस्त फैसला है। इस बारे में वालिदैन का रद्द अमल क्या है, इस पर बात करेंगे। एसोसिएशन के नायब सदर रिजवान अली हमारे साथ हैं। इसके साथ साथ सेंट्रल चेयरमैन प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन से तारिक भी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रिजवान साहब आपकी जानिब आऊँगी। वालिदैन का एक बड़ा मसला सर जो अरसे से चल रहा था हल हो गया है। वालिदैन के अब जो स्कूल से गिले शिकवे थे, स्कूल से, प्राइवेट स्कूल से खास तौर पे ख़त्म हो गए। वालेकुम अस्सलाम। इस इशू को हाईलाइट करने के लिए देखें, प्राइवेट स्कूल से कभी भी इश्यूज नहीं थे, लेकिन जब दो पार्टीज़ के दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट आता है और रिजॉल्व नहीं हो रहा होता तो उस एक महज़ब माशरे में रास्ता अदालत ही होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अदालत को हमारे यहाँ नेगेटिव लिया जाता है। तो प्राइवेट स्कूल्स भी यही समझते रहे हैं कि जो पेरेंट्स गए हैं अदालत में वो हमारे दुश्मन हैं, और ऐसे कई वाक़यात भी पिछले 3 सालों में होते आए हैं जिससे ये बात साबित हुई है कि वो समझते हैं जो पेरेंट्स कोर्ट में गए हैं वो उनके दुश्मन हैं। तो 3 साल जद्दोजहद है ये। अल्हम्दुलिल्लाह बीच में भी काफ़ी वर्डिक्ट्स आए हाई कोर्ट के, लेकिन स्कूल्स फ़िलहाल तैयार नहीं हैं मानने को, और वो मुसलसल ड्रैग कर रहे थे मामले को सुप्रीम कोर्ट की तरफ। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आज पहला इंटरिम ऑर्डर जो अबूरी फैसला है, जल्द ही इंशाल्लाह एक हतमी फैसला, एक फाइनल वर्डिक्ट भी आ जाएगा, वो पेरेंट्स की फेवर है। नाउ स्कूल्स हैव टू हैव एड्रेस दिस इशू। ठीक है, तारिक शाह साहब भी साथ मौजूद हैं। तारिक शाह साहब, आ गया है स्कूल की फ़ीस के हवाले से, निजी स्कूल मालिकान कब तक इजाफी फ़ीस और गर्मियों की छुट्टियों की आधी फ़ीस वापस करना शुरू करेंगे? तरीक़ेकार क्या होगा? अब तो बना लिया होगा। जी बिल्कुल बना लिया है, और इंटरिम ऑर्डर है, भी रिटन ऑर्डर का इंतजार हो रहा है, क्योंकि रिटन ऑर्डर जब आएगा तो उसके हिसाब से ही फिर हम काम करेंगे। और बाकी बात यह है कि 5000 से अबव को कहा गया है, और उसमें भी मैं इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें हो सकता है कुछ सर्टेन स्कूल्स को कहा जाए। अच्छा, ये मुझे बताएं कि स्कूलों की फ़ीस के हवाले से ये जो अदालती फैसला है, तरीक़ेकार आपने कहा कि अभी जब रिटर्न में फैसला आएगा उसके बाद तरीक़ेकार वज़ा किया जाएगा, इसका क्यों इंतजार करें? अब तो एक फैसला तो आ गया, पैसे तो वापस करने ही है, कब से करना शुरू करेंगे? ओबे तो हर कोई करेगा, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है
कि हम उसको ओबे नहीं करेंगे, ओबे जरूर करेंगे। लेकिन हाँ, उसकी जो रिटन ऑर्डर आने के बाद ये देखा जरूर गया है कि उनके अभी जो मीडिया पे स्लाइड्स देख रहे हैं और वहाँ जो हमने सुना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो और रिटन ऑर्डर जो होता है उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। तो जब रिटन ऑर्डर आ जाएगा तो उसको जरूर हम ओबे करेंगे, उसके हिसाब से ओबे करेंगे। ठीक है, अब मानना तो पड़ेगा सर, यही हम बार बार इशू उठाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का और कानून का जो डंडा होता है वही बड़ा भारी होता है, फिर उसी के पीछे ही सबके सब अमल करते हैं। इससे पहले जब वालिदैन इतने अरसे से चिल्ला रहे थे, जब शायद आप लोग सोच लेते तो वालिदैन के लिए भी अच्छा हो जाता। बहरहाल सर, मुझे बताएं कौन से ऐसे बड़े स्कूल्स हैं इस वक्त जो, सर मुझे इजाज़त दीजिएगा प्लीज़, पर रिजवान साहब से बात कर रही हूँ सर, जो मनमाने इजाफे कर रहे थे और अब जब ये फैसला आया है और 7 महीने पहले की जो बात आ रही थी, सर फीस भी वापस की जाएगी वालिदैन को, ऐसा कुछ अब आप लोगों को दोबारा नोटिस आया है कोई? देखिए, एक तो मैंने कोई स्कूल, हम 3 साल से पेरेंट्स से कांटेक्ट में है, एसोसिएशन भी बन गई, उसके बाद प्लेटफॉर्म हमारा बड़ा हो गया, लेकिन मैंने कोई स्कूल ऐसा ना देखा कि जिसने कानून की पासदारी की हो, जो जिन रेगुलेशंस के अंडर वो अपने आप को रेगुलेट या रजिस्टर करवाते हैं उसकी एक भी शिक को फॉलो करते हो, मैंने कोई स्कूल नहीं देखा। तो इसका मतलब है कि 13 साल से ये लूटते हुए आ रहे थे, मुझे कहने दीजिए, ये लूटते हुए आ रहे थे, इनको कोई कानून की फिक्र नहीं थी। अगर होती तो ये पहले जाते कानून को तब्दील करवाने के लिए, जो एक रास्ता है, इन्होंने नहीं किया। लेकिन जब पेरेंट्स आए तभी जाके ये मसला हाईलाइट हुआ और अब जाके एक सोल्यूशन की तरफ गामजन है इंशाल्लाह। और जहाँ तक बात है कि ये रिफंड करेंगे नहीं करेंगे, ये तो करेंगे, अभी भी ड्रैग जैसे हमेशा करते हैं। हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया, इनको स्टे ऑर्डर नहीं मिले सुप्रीम कोर्ट से, तब भी ये बहाने बनाते रहे कि सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला है, फैसला होगा तो बताएंगे। दे केप्ट ड्रैगिंग इट ऑन। अभी भी रिटन ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि रिटन ऑर्डर आएगा, रिटन ऑर्डर आ जाएगा तो ये चले जाएंगे फिर रिव्यू में, फिर उसके लिए ड्रैग करेंगे और पीछे से पेरेंट्स को प्रेशर डालते रहेंगे कि फीस पे करें, फीस पे करें, फीस पे करें। लिख के कुछ नहीं देंगे क्योंकि इनको पता है लिख के दिया तो एविडेंस बन जाएगा, लेकिन तंग जरूर करते रहेंगे वर्बली। अच्छा तारिक शाह साहब, ये इस मामले पर ना अदालत की तरफ से स्कूल बंद करने पर पाबंदी लगा रखी है और साथ साथ किसी भी हालत में बच्चों को स्कूल से निकाला नहीं जाएगा, तो यानी बच्चों के वालिदैन इत्मीनान रखेंगे उनके बच्चों को स्कूल से निकाला नहीं जाएगा, फारिग नहीं किया जाएगा? सर धमकियां जरूर देंगे किरण। नहीं, हमने तो नहीं कहा सर, आप उसको गलत इंटरप्रेट ना करें। जी तारिक शाह साहब आप कहिए। जी बिल्कुल, देखें बात यह है कि जो चीज़ें हैं बिल्कुल हम उसको फॉलो करेंगे और पहले भी हमने किसी बच्चे को नहीं निकाला, तालीम किसी की डिसकंटिन्यू नहीं होगी। हाँ देखें, हमारे जहाँ एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे, कॉस्ट ज़्यादा होगी, हमें फीस बढ़ाने का हक अभी भी दिया गया है, पहले भी दिया गया था। हाँ ज़रूर कुछ स्कूल जो हैं वो ज़रूर उसको फॉलो नहीं कर रहे थे, जिनकी शिकायत ये कर रहे हैं, तो उन्हीं स्कूलों के खिलाफ जो है ना वो एक्शन हो रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट में खुद ही देख रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक शाह साहब साथ मौजूद थे, रिजवान अली आप साथ मौजूद थे। चलिए, आप लोगों ने बड़ी मेहनत 3 साल से मेहनत कर रहे हैं और उसका फल आप लोगों को मिल गया। बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। गैस बहरान के हवाले से ब्रेक के बाद बात करूंगी। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहूँगी आपको। CNG बंद क्या हुई, आवाम के लिए मुश्किलात का दर खुल गया। सिंध में गैस का बहरान संगीन हो गया है, अक्सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब हैं। शहरियों ने एक और दिन बड़ा मुश्किल में गुजारा है। ड्राइवर हजरात क्योंकि मुँह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं और सारा नज़ला आवाम पर गिर रहा है। डबल है, ये 35 लाख 40 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं, फिर वहाँ हम खड़े होते हैं, ये फीमेल को बिठाते नहीं है। गेट पर लटकने के बावजूद मर्द हमारे सड़क पर लटके होते, मजबूर है, कैसे जाएं बताएं हमें। इनका CNG बंद करना हमारे लिए मुसीबत है। कोई सवारी नहीं मिल रही, जो आ रही है वो भरी आ रही है, तो कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए, पैदल जाना पड़ रहा है। 150 ज्यादा ले लेते, बाकी हमारे को कोई शौक नहीं है इन चीज़ों में, मगर ये क्या है गैस बंद है। 2 घंटे से परेशान हैं, खड़े हुए हैं, कोई बस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, CNG बंद है, पर रिक्शे वाले इतने पैसे मांगते हैं, कहाँ से अफोर्ड करेंगे हम। आवाम बहुत परेशान है, लेकिन कराची नहीं, सिंध के दीगर शहरों यानी हैदराबाद, सक्खर, बदीन, लाड़काना, सभी जगह CNG की बंदिश ने आवाम को परेशान रखा हुआ है। इमरान खान साहब ने गैस बहरान और आवाम की परेशानी का नोटिस लिया है। सुई सदरन और सुई नॉर्दर्न के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तहलील कर दिया गया है। 4 रुकनी कमेटी MDs के खिलाफ तहकीकात कर रही है। कल आपसे फिर मुलाकात हो, ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।